अभी स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के वीडियो को। पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद प्लेसेंटा प्रीविया। पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद, वो किससे होगा, वो कौन सी कंडीशन होगी आपकी, प्लेसेंटा प्रीविया। अगर 28 वीक के बाद में पेनलेस बिना पेन के कारण जो वेजाइनल ब्लीडिंग होगी तो वो कंडीशन किस अकॉर्डिंग होगी, प्लेसेंटा प्रीविया में। ये देखो काफ़ी बार क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। ऋषिकेश एम्स 2020 में आ चुका है। एम्स पीजीआई एम्स जो पहले 2019 से पहले एम्स होते थे उनमें आ चुका है। पीजीआई जिप में, ईएसआईसी आरआरबी और डीएसएसबी में भी आ चुका है और इस बार भी आ चुका है। तो और क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, क्या पता आपके शिफ्ट में एग्जाम पुटअप हो जाए। पेनलेस ब्लीडिंग इज क्लिनिकली फीचर ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। पेनलेस ब्लीडिंग तो वो क्लिनिकली फीचर किसका होगा, प्लेसेंटा प्रीविया का। एंड पेनफुल एक्टिव ब्लीडिंग इज क्लिनिकल फीचर ऑफ एब्रूप्सियो प्लेसेंटा। अगर पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो वो कंडीशन इंडिकेट करेगी प्लेसेंटा प्रीविया को, और पेनफुल एक्टिव ब्लीडिंग वो कंडीशन इंडिकेट करेगी एब्रूप्सियो प्लेसेंटा को। ध्यान रखना, पुटअप हो सकता है क्वेश्चन, दोनों ही मिलते जुलते क्वेश्चन है। एक तो पेनफुल है और एक पेनलेस। पेनफुल कंडीशन अगर होगी एब्रूप्सियो प्लेसेंटा में, पेनफुल एब्रूप्सियो प्लेसेंटा, और पेनलेस होगी आपके प्लेसेंटा प्रीविया में। व्हेन द अपर सेगमेंट ए कॉन्ट्रैक्ट द लोअर सेगमेंट रिलैक्स इज नाउन एज। सभी को पता है ये आपका अपर सेगमेंट हो गया और ये लोअर सेगमेंट हो गया। ये क्या हो रहा है, ये देखो ऐसा होगा। सपोज दैट ये आपका यूटेरस है, ये अपर सेगमेंट मान लो, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका कॉन्ट्रैक्ट, ये हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, अंदर की तरह ही तो होगा कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका लोअर सेगमेंट है तो वो होगा क्या होगा, रिलैक्सेशन, इस तरफ होगा ना रिलैक्सेशन। ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, तो वो कंडीशन इंडिकेट करेगी आपके पोलैरिटी ऑफ यूटेरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। व्हेन द अपर सेगमेंट ए कॉन्ट्रैक्ट, अगर अपर सेगमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, द लोअर सेगमेंट क्या हो रहे हैं, रिलैक्स, इज नाउन एज पोलैरिटी ऑफ द यूटेरस। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग प्लेसेंटल फंक्शन। कौन सा हार्मोन है जो क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है प्लेसेंटल फंक्शन को। फर्स्ट 8 to 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो सभी को पता है कि सबसे पहले कौन सा होगा, एसीजी हार्मोन होगा। एसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, या ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन अपन बोल सकते हैं। कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग प्लेसेंटल फंक्शन, के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि फर्स्ट 8 से 10 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी में होता है। एसीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन इंपॉर्टेंट है। देखो कैसा लग रहा है आपको, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो एक बार शेयर जरूर करना इसको। एससीजी हार्मोन इज मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। सभी को पता है एससीजी हार्मोन क्या मेंटेन करके रखता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। और परफॉर्म करता है, प्लेसेंटल फंक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ। जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं ये अपन बोल सकते हैं 8 to 10 वीक्स और टिल प्लेसेंटल मैच्योरेशन को भी मेंटेन करके रखता है। तो एससीजी का कौन कौन सा काम हो गया, एससीजी मेंटेनिंग प्रेगनेंसी 1, सेकेंड हो गया परफॉर्मिंग प्लेसेंटल फंक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स और टिल प्लेसेंटल मैच्योरेशन। 3 काम्स हो गए, फॉर्मेशन और फंक्शंस हो गए। When the fetus dies and retained in the uterus is called missed abortion। मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे तरीके से अबॉर्शन को पूरा का पूरा ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको समझाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके डीएसएसवी पेपर सॉल्यूशंस और डीएसएसवी स्पेशल क्लासेस की वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना। When the fetus, जब fetus क्या हो रहा है, dies and retained in the uterus, और वो retained हो जाता है यूटेरस के अंदर ही, उस कंडीशन को अपन बोलेंगे मिस्ड अबॉर्शन, या अपन इसको बोलेंगे साइलेंट अबॉर्शन। क्योंकि वो अपने आप मदर को बिना पता, मतलब अपने आप ही अगर fetus डाई हो गया है और
यूटेरस के अंदर ही उसका मतलब समाप्त हो गया है, अपन बोल सकते हैं रिटेंड इन द यूटेरस, तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे साइलेंट। और इसमें क्या होगा कि फिटस एब्सेंट होगा, फिटल हार्ट रेट भी एब्सेंट होगी, यूटेरस साइज वापस नॉर्मल होने लगेगी या यूटेरस साइज डिक्रीज होने लगेगी। तो ध्यान रखना, व्हेन द फिटस डाइज एंड रिटेंड इन द यूटेरस इज कॉल्ड मिस्ड अबॉर्शन। सारे अबॉर्शन को मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो ज़रूर वीडियो को देखना। अगर आपको ये क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अगला क्वेश्चन है, एन अबॉर्शन दैट कैन नॉट बी हाल्टेड और देयर इज़ नो चांस ऑफ कंटिन्यू प्रेगनेंसी कॉल्ड। ऐसा कौन सा अबॉर्शन है जो आगे उसका चांस मतलब अपन बोल सकते हैं कि आगे वो कंटिन्यू प्रेगनेंसी नहीं कर सकता है, तो वो इनविटेबल अबॉर्शन होगा। देखो, प्रेगनेंसी वेयर द कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ नॉट पॉसिबल। देख, अबॉर्शन प्रोसेस कहाँ, देखो अबॉर्शन प्रोसेस अगर वहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड रीच टू द लेवल वेयर कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ नॉट पॉसिबल, इसकी ये डेफिनेशन होती है। तो इसमें इनविटेबल वो कंडीशन कौन सी होगी, इनविटेबल अबॉर्शन की होगी। और अगर अबॉर्शन प्रोसेस अगर कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी इज पॉसिबल है तो वो आपकी थ्रेटनेड अबॉर्शन होगा। वो है सबसे पहले आपका थ्रेटनेड अबॉर्शन में क्या रहेगा, सबसे पहले गेट अपन बंद रखेंगे तो क्लोज्ड अबॉर्शन रहेगा, और इसमें रहेगा आपके इनविटेबल में अबॉर्शन कैसे रहेगा, ओपन। आप बोल सकते हैं कि इनविटेबल अबॉर्शन में आपका ओएस रहेगा ओपन। तो अबॉर्शन को मैंने ऑलरेडी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है, तो ज़रूर देखना उस वीडियो को, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अबॉर्शन आपके बस 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम आउटसाइड द यूटेरिन कैविटी। अगर फर्टिलाइज ओवम इम्प्लांटेशन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, आउटसाइड द यूटेरिन कैविटी, दैट इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम आउटसाइड द यूटेरिन कैविटी इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक बात और, अगला डीएसएससी पेपर सॉल्यूशन बहुत ही जल्द लेके आऊँगा, तो बने रहेगा। अगला है क्वेश्चन, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड द यूटेरस मैन फेलोपियन ट्यूब। वो कंडीशन होगी 90 से 95% एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर्स इन फेलोपियन ट्यूब, एफटी मतलब फेलोपियन ट्यूब। इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम, अगर फर्टिलाइज ओवम का इम्प्लांट कहाँ पे हो रहा है, आउटसाइड द यूटेरस या यूटेरिन कैविटी के बाहर, मैन जहाँ पे मैन फेलोपियन ट्यूब्स में हो रहा है, 90 से 95% वो कंडीशन इंडिकेट करेगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर्स इन फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रही है। और ट्यूबल प्रेगनेंसी क्या होगी है, इन विच 78% एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर्स इन एम्पुला पार्ट में। अगर 78% प्रेगनेंसी एम्पुला पार्ट में हो रही हैं, एम्पुला पार्ट के फेलोपियन ट्यूब से अपन बोल सकते हैं दैट इज कंडीशन है ट्यूबल प्रेगनेंसी। एंड 12% प्रेगनेंसी क्या करेगी, इस्टमस पार्ट में वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है इस्टमस पार्ट में। डिलीवरी के बाद में 24 घंटे के अंदर, डिलीवरी के बाद में 24 घंटे के अंदर ब्लड लॉस होता है, तो दैट इज कंडीशन एज प्राइमरी पीपीएच या पोस्टमार्टम हेमरेज, उस कंडीशन को बोला जाता है। तो प्राइमरी पीपीएच आल्सो कॉल्ड अर्ली पीपीएच, प्राइमरी पीपीएच को अर्ली पीपीएच भी बोला जाता है, मीन्स ब्लड लॉस ऑफ ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद 24 घंटे के अंदर जो ब्लीडिंग होगी, ब्लड लॉस होगा, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, प्राइमरी पीपीएच। इसमें 500 ml ब्लड लॉस होता है, 500 ml या 500 ml से कम, वो कंडीशन होगी प्राइमरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच मोस्ट कॉमन कोज, प्राइमरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, कॉमन कोज क्या है, तो एटोनिक यूटेरस, लॉस ऑफ यूटेराइन टोन कोजेज बाय ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूटेरस, वो कंडीशन होगी एटोनिक यूटेरस। किसका मोस्ट कॉमन कारण है, प्राइमरी पीपीएच का, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। प्राइमरी पीपीएच मोस्ट कॉमन कोज, प्राइमरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, एटोनिक यूटेरस, जो क्या होता है लॉस ऑफ यूटेराइन टोन कोजेज बाय ओवर डिस्टेंशन। और सेकेंडरी पीपीएच होगी आपकी, या अपन बोल सकते हैं लेट पीपीएच अकर आफ्टर द फर्स्ट 24 आवर्स, डिलीवरी के 24 घंटे के बाद, मतलब डिलीवरी के तो बाद में ही तो होता है, वो कंडीशन पीपीएच ही कहलाएगी। लेकिन जो डिलीवरी हो गई है उसके 24 घंटे के बाद अंदर तो होती है आपकी प्राइमरी पीपीएच, और 24 घंटे के बाद में जो ब्लड लॉस होगा वो कंडीशन कहलाएगी आपकी सेकेंडरी पीपीएच या लेट पीपीएच। इजली तरीके से समझ में आ गया होगा।
सेकेंडरी पीपीएच का मेन कोज क्या है, रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा हो गई आपका, प्लेसेंटा को अपन ने रिमूव कर लिया है। देखो सेकेंडरी पीपीएच मेन कोज बाय रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स। ये प्लेसेंटा थी, ये प्लेसेंटा थी जिसको अपन ने क्या कर लिया, जिसको अपन ने रिमूव कर लिया, लेकिन वो उसके थोड़े थोड़े प्लेसेंटल क्या रहेंगे, रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स, मतलब हम बोल सकते हैं कि प्लेसेंटा के छोटे टुकड़े उसके अंदर रह जाएगी, यूटेरस के अंदर रह जाएगी। तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, प्राइमरी सेकेंडरी पीपीएच, मतलब उस कंडीशन को अपन बोला जाएगा सेकेंडरी पीपीएच, मतलब मेन कारण होगा वो सेकेंडरी पीपीएच का। सेकेंडरी पीपीएच मेन कोज बाय रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स। अगर आपके सर का आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो एक बार शेयर ज़रूर करना, वो आपका फीडबैक ही तो हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। द मुलेरियन डक्ट इन द फीमेल एम्नियोटेज डेवलप्स इनटू, कहाँ पे डेवलप्स होता है, फैलोपियन ट्यूब्स में। द मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन एंटी मुलेरियन डक्ट्स होती हैं फीमेल के अंदर, जो एम्नियोटेज डेवलप्स करता है, कहाँ पे होती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स में। पीएच ऑफ वेजिना बिकम एसिडिक, वेजिना का पीएच कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेजिनल पीएच कैसा होता है, एसिडिक होता है। किस ऑफ वेजिना बिकम एसिडिक, किसके कारण होता है, डोडरलिन बेसिलस के कारण वेजिना के पीएच कैसा होता है, एसिडिक पीएच होता है। दो क्वेश्चन जैसे पुटअप होते हैं, देखो डियर फ्रेंड्स, वेजिनल पीएच कैसा होता है, एसिडिक पीएच होता है, वो किसके कारण होता है, डोडरलिन बेसिलस। ये आपके एम्स ऋषिकेश एंड एम्स जोधपुर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप इम्पोर्टेंट होगा, आ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का पेशेंट है तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो मैटरनल फोलेट सप्लीमेंट, फोलेट की टेबलेट्स जो आती हैं उसको अपन सप्लीमेंट करेंगे मदर को, या मैटरनल फोलेट सप्लीमेंटेशन। एम्स ऋषिकेश एंड एम्स जोधपुर 2017 में और KPSC 2017 में ये क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय, NTD होती हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जो मैटरनल सप्लीमेंट फोलेट को अपन प्रोवाइड करेंगे तो वो कंडीशन अगर मतलब अपन बोल सकते हैं कि वो प्रिवेंट हो जाएगी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से। 1% कारण होता है फोलेट डेफिशिएंसी से, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का 1% कारण होता है, किसका, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का। तो इसमें अपन फोलेट को रिप्लेसमेंट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस का लेवल है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं अपन। A nurse is aware that the best place to detect fetal heart sound is the first trimester of pregnancy. Very very important, very very important OBG का क्वेश्चन है। एक नर्स को अवेयर रहना है that the best place to detect fetal heart rate FHS, अपन बोल सकते हैं fetal heart sound is the first trimester में नर्स को fetal heart sound कहाँ पे सुननी होगी, कहाँ पे अस्कल्टेट अपन बोल सकते हैं कि वो कहाँ पे फेटल हार्ट साउंड को ईजिली सुन सकती हैं, तो अबव द सिम्पाइसिस प्यूबिस, तो सिम्पाइसिस से अबव वो फेटल हार्ट साउंड को सुन सकती हैं नर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए नर्स इज अवेयर दैट द बेस्ट प्लेस टू डिटेक्ट फेटल हार्ट साउंड्स इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में फेटल हार्ट साउंड्स को अबव द सिम्पाइसिस प्यूबिस से सुन सकती हैं या अस्कल्टेट कर सकती हैं। एम्स रायपुर में आ चुका है। विच एंटीबॉडी क्रॉस प्लेसेंटा, सभी को पता है IgG जो एंटीबॉडी होती है वो क्रॉस करती है प्लेसेंटा को। ए बेसिल शेप्ड कैविटी दैट फॉर्म्स ए रिंग बिटवीन द मूवेबल वर्टिब्रा ऑफ द वर्टिब्रल कॉलमन एंड द लोअर लिम्स इज कॉल्ड पेल्विक ग्रिडल। ये बेसिन शेप्ड कैविटी होती हैं दैट जो फॉर्म्स ए रिंग, कहाँ पे रिंग बनाती हैं, बिटवीन द मूवेबल वर्टिब्रा ऑफ द वर्टिब्रल कॉलमन एंड द लोअर लिम्स के बीच में एक रिंग बनाती हैं, तो वो कंडीशन होगी पेल्विक ग्रिडल। एम्स रायपुर में पुटअप हो चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है। ए हार्मोन दैट प्रिवेंट्स मेंस्ट्रुएशन एंड मेंटेन्स प्रेगनेंसी बाय सस्टेनिंग द फंक्शन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम
ए हार्मोन दैट प्रिवेंट्स मैंचुरेशन, एक हार्मोन है जो क्या करता है, मैंचुरेशन से प्रिवेंट, जो मैंचुरेशन साइकिल होती है उससे प्रिवेंट करता है, मेंटेन्स और क्या मेंटेन करके रखता है प्रेगनेंसी बाय सस्टेनिंग द फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम के फंक्शंस को सस्टेन करता है। तो सभी को पता है एसजीजी हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। और अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसमें अपन एसजीजी को सबसे पहले चेक करेंगे, क्योंकि वही हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। एसजीजी आईएम्स रायपुर में आ चुका क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन द फिटल स्कल के अंदर का बोल रहा हूँ। द ब्रेगमा इज फाउंड, ब्रेगमा कहाँ पे होता है, सभी को पता होता है जो आपके सजाइटल, कोरोनल एंड फ्रंटल्स का जंक्शंस होता है। सबसे आगे अपन बोल सकते हैं कि एंटीरियर और पोस्टीरियर जो फॉन्टानेल्स होते हैं, एंटीरियर फॉन्टानेल्स को अपन बोल सकते हैं ब्रेगमा। इजली तरीके से समझ में आ गया होगा। In the fetal skull, the bregma is found at the junction of sagittal, coronal or frontal sutures. That is called as bregma. अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एबनॉर्मल प्रोलिफेरेशन ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूटेरस। देखो एबनॉर्मल प्रोलिफेरेशन कहाँ पे हो रहा है, एबनॉर्मल प्रोलिफेरेशन अपन बोल सकते हैं कि सेल डिजनरेशन ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियल टिश्यू का आउटसाइड था, कहाँ पे, यूटेरस के आउटसाइड हो रहा है, तो वो कंडीशन होगी एंडोमेट्रियोसिस। DSSB 2013 में और 2015 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी आपके 2024 में इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन। इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं अपन कॉन्ट्रासेप्टिव एंड पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय। कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं और पिल्स वो बर्थ कंट्रोल करते हैं, कैसे करते हैं, प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, वो क्या करता है, ओव्यूलेशन को होने से प्रिवेंट करता है। तो वो उसका क्या काम होता है, किसका काम होता है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड पिल्स का काम होता है, जो क्या करता है, बर्थ कंट्रोल करता है। किसके द्वारा करता है, प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। ये BSF 2014 में आ चुका क्वेश्चन है और आपके SPSSC भी 2016 में आ चुका है। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ IUD इंसर्शन, IUD इंसर्ट करेंगी, इंट्रायूटेरिन डिवाइस इंसर्ट करेंगी, तो उसका कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, सभी को पता है। IUD इंसर्ट करते टाइम पेन कंडीशन अगर होती है, पेन की कंडीशन अगर होगी तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है IUD का पेन। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। एट 8 वीक्स ऑफ जेस्टेशन द यूटेरस लुक्स लाइक, 8 वीक पे यूटेरस कैसा होता है, जो आपके ग्रेप फ्रूट्स होते हैं, देखो ऐसा 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 जो ग्रेप फ्रूट्स होते हैं उसकी तरह यूटेरस दिखेगा, ग्रेप फ्रूट साइज की तरह दिखेगा। 8 वीक ऑफ जेस्टेशन द यूटेरस लुक्स लाइक साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट की तरह दिखेगा। एम्स रायपुर 2017 में क्वेश्चन 17 में क्वेश्चन आ चुका है। रिलेशनशिप ऑफ fetal head and limbs to its trunk is called। fetal head से रिलेशन अपन बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप ऑफ fetal head का रिलेशन limbs का और ट्रंक, वो कंडीशन इंडिकेट करेगी एटीट्यूड को, fetus का एटीट्यूड। समझ में आ गया होगा। एटीट्यूड की डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, कई बार एग्जाम में पूछ ली गई हैं, तो अब की बार भी पूछा जा सकता है 2024 में। अगर आपके सर का आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डियर शेयर ज़रूर करना। फादर जील्स ऑपरेशन इज डन फॉर, फादर जील्स ऑपरेशन किस में किया जाता है, यूटेराइन प्रोलेप्स में किया जाता है। फादर जील्स ऑपरेशन नया क्वेश्चन है, पुटअप हो सकता है। फादर जील्स ऑपरेशन इज डन फॉर यूटेराइन प्रोलेप्स में। आगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर कंसिस्टेंट अटेम्प्ट फॉर 1 year पीरियड विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज नाउन एज। देखो इनएबिलिटी टू कंसीव, अगर मतलब प्रेगनेंसी को इनएबिलिटी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं आफ्टर कंसिस्टेंट अटेम्प्ट ऑफ 1 year पीरियड, 1 साल के पीरियड में, विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, और बिना किसी कारण के, मतलब अपन बोल सकते हैं बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज किए अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो वो कंडीशन कहलाएगी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होती है, कपल हैज़ नेवर हैड ए चाइल्ड, कपल को किसी प्रकार का चाइल्ड नहीं होता है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कपल हैज़ कंसीव्ड, कपल क्या करना चाहता है, कंसीव्ड, बट वुमन आर अनेबल टू सस्टेन प्रेगनेंसी, क्यों वुमेन उस प्रेगनेंसी को कंसीव
करने में क्या रहती हैं, अनेबल रहती है, असमर्थ रहती है, और कंसीव अगेन ड्यू टू इन्फेक्शन के कारण। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार इस पर जरूर लगा लेना, आप 3 स्टार जरूर लगा लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसको शॉर्ट में PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। स्टेरिलिटी क्या होता है, इट इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। अपन बोल सकते हैं कि स्टेरिलिटी वो कारण है जो स्पर्म और ओव्यूलेशन को प्रोड्यूस नहीं करने देता, वो कंडीशन अगर होगी स्टेरिलिटी की। अपन बोल सकते हैं स्टेरिलिटी में अनेबल टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड अनेबल टू प्रोड्यूस ओवम इन फीमेल्स और मेल्स, दैट इज कंडीशन एज स्टेरिलिटी। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज वर्क्स ऑन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ पे वर्क करता है, ब्रेस्ट पे। ब्रेस्ट पे क्या कहाँ पे करेगा, मायो एपिथेलियल सेल्स पे, एंड ऑन यूटेरस, यूटेरस पे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स एंड लेट डाउन रिफ्लेक्स, मिल्क इजेक्शन। ये सारे के सारे एरो बना रखे हैं, ये आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऑक्सीटोसिन का साथ में अपन ने फंक्शन पढ़ लिया, क्या फंक्शन है, हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन वर्क्स ऑन ब्रेस्ट पे, मायो एपिथेलियल सेल्स पे, एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स एंड लेट डाउन रिफ्लेक्स, जो मिल्क इजेक्शन को प्रोड्यूस करता है, दैट इज फंक्शंस ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन इज वर्क्स एज लैक्टोजेनेसिस, और अपन बोल सकते हैं लैक्टोजेनेसिस और मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन। लैक्टोजेनेसिस बोला जा सकता है या मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन, लैक्टोजेनेसिस को बोला जाता है। सो इट इज आल्सो नाउन एज लैक्टोपोएटिक हार्मोन। जो मिल्क बनाता है, फॉर्म करता है, वो कंडीशन कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन। जो मिल्क इजेक्शन करवाता है वो ऑक्सीटोसिन करता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं। ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। सभी को पता है जो ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन और कॉर्पस ल्यूटियम के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, सभी को पता है LH जो अपना हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो क्या करता है, ओव्यूलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और कॉर्पस ल्यूटियम के लिए। नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को अपन और किस पार्ट से बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, ओविडक्ट, आल्सो नाउन एज ओविडक्ट। आपकी GNM का जो अभी राजस्थान GNM का पेपर हुआ था, मतलब GNM संविदा की वो जो वैकेंसी थी स्टाफ नर्स की, उसमें ये क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि फैलोपियन ट्यूब्स इज आल्सो नाउन एज ओविडक्ट। नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का नैरोएस्ट पार्ट क्या कहलाएगा, इंटरस्टिशियल पोर्शन। RRB 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। इंटरस्टिशियल पोर्शन, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का नैरोएस्ट पार्ट कौन सा होता है, इंटरस्टिशियल पार्ट बोल सकते हैं, पोर्शन बोल सकते हैं। इसके मेनली 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखो इंट्रामुरल और इंटरस्टिशियल। इंट्रामुरल और इंटरस्टिशियल इसकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 mm डायामीटर होता है। और नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, ओविडक्ट का सबसे नैरोएस्ट पार्ट कौन सा होता है, इंट्रामुरल और इंटरस्टिशियल, दोनों में से अपन कुछ भी बोल सकते हैं। और इस्तमस्त क्या होता है, ऑलमोस्ट ये क्या होता है, स्ट्रेट होता है, मेजर अबाउट 3 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 mm क्या होता है, डायामीटर होता है। और एम्पुला क्या होता है, सभी को पता है, वाइडेस्ट एंड टोटोरस पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब का 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है एंड यूजुअली फर्टिलाइजेशन अकर हियर्स, फर्टिलाइजेशन एम्पुला पे होता है। कहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, एम्पुला पे, सभी को पता है एम्पुला पे फर्टिलाइजेशन होता है। सबसे लार्जेस्ट पार्ट बोला जा सकता है कि ओवेरी का अपन बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट है। देखो स्मॉलेस्ट या नैरोएस्ट तो आपका वो हो गया इंटरस्टिशियल या इंट्रामुरल, और तो अपन लार्जेस्ट बोला जा सकता है या वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है, एम्पुला होता है, जिसकी 5 सेंटीमीटर लेंथ होती हैं। और इनफंडिब्युलम इंट्रामुलर की तरह ही 1.25 सेंटीमीटर होता है, फनल शेप का होता है, ओपनिंग नियर ओवेरी के नियर होती है, अटैच टू ओवेरी बाय फिम्ब्रिया से अटैच, फिम्ब्रिया के द्वारा अटैच रहती है ओवेरी में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ट शेप पेल्विस, सभी को पता है हार्ट शेप पेल्विस किस में होता है, किस में होता है हार्ट शेप पेल्विस, मेल्स में होता है, एंड्रॉयड पेल्विस होता है, DSSB में आपके 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला इंपॉर्टेंट, सडन गस ऑफ ब्लड, सडन गस ऑफ ब्लड, ब्लड का सडन गस पास आउट होना और लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी इंडिकेट्स, वो कंडीशन इंडिकेट किसको करेगी, प्लेसेंटल सेपरेशन को वो कंडीशन इंडिकेट करेगी। ये भी आपके DSSB में क्वेश्चन आ चुका है। तो डियर फ्रेंड ध्यान रखना, सडन गस ऑफ ब्लड और लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब सडन गस ऑफ ब्लड और लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ, वो कंडीशन आफ्टर डिलीवरी के बाद मैं बोल रहा हूँ, वो कंडीशन किसको इंडिकेट करेगी कि प्लेसेंटा आपका क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। डिसकलरेशन ऑफ एंटीरियर वेजाइनल वॉल ड्यू टू वेस्कुलर कंजेशन इज कॉल्ड चैडविक साइन। ये देखो चैडविक साइन DSSB 2015 में आ चुका है। तो साइंस आपके सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स हैं और प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छी तरीके से सारे साइंस को समझा दिया है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में उसकी मैं लिंक दे दूंगा आपको। डिसकलरेशन ऑफ एंटीरियर वेजाइनल वॉल ड्यू टू वेस्कुलर कंजेशन इज कॉल्ड चैडविक साइन। देखो इसकी डेफिनेशन इन्होंने अलग करके थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके दी है, तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। डिजीज दैट passes फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग अक्रॉस द प्लेसेंटा इज सेड टू बी ट्रांसमिटेड वर्टिकली। इस कंडीशन को देखो, ऐसी जो डिजीज होती हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, अपन बोल सकते हैं कि अपनी पीढ़ी में या अपने बच्चों में जो प्लेसेंटा को अक्रॉस करके प्लेसेंटा से जाती हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, वर्टिकली। वो डिजीज़ आपके ऑफस्प्रिंग या पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी। इन फीमेल फर्स्ट प्यूबर्टी साइन, फीमेल के अंदर सबसे पहला प्यूबर्टी साइन कौन सा होता है, तो थैलार्की। ये भी आपके इग्नू में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इन फीमेल फर्स्ट प्यूबर्टी साइन कौन सा होता है, थैलार्की। मोस्ट कॉमन कोजेज ऑफ वेजाइनाइटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार देना। वेजाइनाइटिस मोस्ट कॉमन कोज ऑफ वेजाइनाइटिस, सबसे मोस्ट कॉमन कारण कौन सा है वेजाइनाइटिस का, तो गार्डनेला वेजाइनेलिस, गार्डनेला वेजाइनेलिस आपके नॉर्थ सेट 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आपका फीडबैक ही हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस लेके आने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।